नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका डीजीएस क्लासेस में। नीट के बच्चों के लिए स्पेशल सेशन फिजिकल केमिस्ट्री ही क्यों। भाई, मैक्सिमम डिमांड थी कि सर फिजिकल केमिस्ट्री की बात कीजिए और ऑर्गेनिक ऑलरेडी आप देख रहे हैं, पर्टिकुलरली जेई एडवांस के लिए जरूर मैंने शुरू किया है, बट कवर एवरीथिंग करूंगा। 10 बजे आज क्लास भी आ रही है लाइव, तो नीट के बच्चों के लिए फिजिकल केमिस्ट्री को लेकर हम बात करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री शुरुआत हम लोग करते हैं स्टोइशियोमेट्री वगैरह से, बट वो ऑलरेडी इस चैनल पे है। स्टोइशियोमेट्री के ऊपर, मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। मैं आपको यहां पर पढ़ाने वाला हूं थर्मोकेमिस्ट्री, thermodynamics with the linking of बायोएनर्जेटिक्स। देखो भैया, ये सिर्फ वैसे ही नहीं पढ़ेंगे हम कि ओके वी विल टॉक अबाउट द सेम टॉपिक्स लाइक फिजिकल केमिस्ट्री में वी विल कंसीडर थर्मोडायनामिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, दिस एंड दैट। हम इसको बायोलॉजी से लिंक करके पढ़ेंगे सो दैट दिस केमिस्ट्री विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर एंडीवियर्स, लाइक आपके एमबीबीएस के दौरान भी आपको हेल्प करे और आप एसोसिएट कर पाए। केमिस्ट्री बच्चों सेंट्रल साइंस है, ऑलरेडी मैं कहता हूं सेंट्रल साइंस है तो कनेक्ट करता है बायोलॉजी को भी। भाई, बायो एनर्जेटिक्स की अगर आप बात करते हो, हमारा सिस्टम है, एनर्जी लेता है, सराउंडिंग से लेता है, सराउंडिंग को देता है। थर्मो कहा नहीं है, हम एनर्जी ट्रांसफर करते हैं सराउंडिंग्स के साथ। अभी सर्दियां थी तो स्वेटर वगैरह पहने थे, वो हीट को बाहर नहीं निकलने दे रहा था। अब सूती कपड़े पहन रहे हो तो थोड़ा हीट अच्छे से जाने दे रहे हो। थर्मोडायनेमिक्स कहा नहीं है, आपकी बॉडी एनर्जी की डिमांड को समझती है। बायोलॉजी में हम कहते हैं कैंसर सेल जो अपने आप को इमॉर्टल रखती हैं, कॉन्स्टेंटली एनर्जी की डिमांड होती है उसमें। बड़ा शोर मचा, नोबेल प्राइज मिला फास्टिंग के ऊपर, उससे हो सकता है कि कैंसर सेल्स अपने आप को खत्म कर लें। क्यों? एनर्जी नहीं मिल रही। बायो एनर्जेटिक्स की इन चीजों को वी विल कंसीडर व्हाइल डिस्कसिंग दिस थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। पूरे चैप्टर में जब हम एंट्री करते हैं तो ये किन किन बच्चों के लिए आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सबसे पहली बात, थर्मोकेमिस्ट्री को पूरा समझना, थर्मोडायनेमिक्स को पूरा समझना फ्रॉम द वेरी बेसिक, यहां पर वो होगा इन इंक्लूजन विद बायोलॉजी। तो सबसे पहली यूनिट मैं ये लूंगा। यूनिट कहने के पीछे मेरा मकसद है, क्योंकि टेस्ट भी इस हिसाब से प्लान करूंगा। यूनिट 2, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम अपने आप में एक महासमुद्र है जो बहुत कुछ इन्वॉल्व करता है। ये फिर से स्टेट्स ऑफ मैटर को लेकर आएगा, ये थर्मो को भी इन्वॉल्व करेगा, ये स्टोइशियोमेट्री का भी जिक्र लाएगा, ये आगे काइनेटिक्स और इलेक्ट्रो से भी कनेक्ट होगा और सॉल्यूशन में तो आएगा ही। तो ये अपने आप में एक कोर यूनिट है, मैक्सिमम टाइम ये लेगी। इसके बाद हम लेंगे यूनिट 3, वो मैं लूंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और यूनिट 4 केमिकल काइनेटिक्स। तो दोस्तों, ये 4 सेक्शन के अंदर हम फिजिकल केमिस्ट्री खत्म करेंगे नीट के लिए, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी इंक्लूजन ऑफ बायोलॉजी ये जरूर रहेगा, तो बड़ा आप कनेक्ट कर पाओगे चीजों को। तो सबसे पहले थर्मो से ही शुरू करते हैं। क्लास का टाइम मैं आपको बता दूं एक बार, ये रहेगा ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 9 PM आपका लेक्चर आया करेगा। 10 बजे तो आप देख रहे हैं 5 डेज जेई एडवांस के लिए चल रहा है और ये 9 PM आया करेगा, फिजिकल केमिस्ट्री फॉर नीट। आइए दोस्तों, थर्मो को शुरू करते हैं। क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर कैसे होता है। जो बच्चे अभी तक थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री को पढ़ चुके हैं, उनके लिए एक छोटा सा टेस्ट टाइप हम शुरू करते हैं, एक ब्रीफ रिव्यू टाइप शुरू करते हैं। और आज 2-4 सवालों के साथ मैं शुरुआत करूंगा कि क्या वाकई ये चैप्टर आपको आता है।
और कई बच्चे आप में सोचेंगे सर क्या हमें भी बेसिक से पढ़ना है, क्या हमें भी लिंक करना है, क्या हमें भी 30-40 ऑड डेज लगाने पड़ेंगे इस फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर ढंग से समझने के लिए। तो आइए उन्हीं बच्चों के साथ कुछ सवालों को डिस्कस करते हैं और यहां आ जाते हैं। तो मेरे बच्चे सबसे पहला एक सवाल, अब देखो बच्चों जो अभी 11th में हैं, अब 11th वाले भी थर्मो तो पढ़ ही चुके होंगे, तो थर्मो तो आपको भी आइडिया होगा, जो 12th वाले हैं उनको भी और जो ड्रॉपर हैं उनके लिए भी। तो एक छोटा सा टेस्ट रहेगा। अब देखो जरा, अगर ये कुछ दुविधा होती है इसके अंदर तो आप पूरे लेक्चर्स को ध्यान से देखिएगा, और नहीं होती है तो बस फिर लेक्चर के लास्ट के 15 से 20 मिनट्स आप देखिए कीजिएगा, टाइम भी बहुत बचाना है, ठीक है। फॉर अ गिवन रिएक्शन डेल्टा एच, ये पुराने नीट के एग्जाम से लिए गए क्वेश्चन है। डेल्टा एच इज 35.5 किलो जूल पर मोल एंड डेल्टा एस इज वैल्यू उसकी जूल केल्विन पर मोल लिखी गई। तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट, अब देखो बच्चों इस सवाल में ये वैल्यू जरूर मिस हो गई, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, बट इस तरह का सवाल अगर आप देखें तो आपकी एनसीईआरटी में भी है। वहां क्या दे रखा है, वहां पर बच्चे डेल्टा एच की वैल्यू दी हुई है, डेल्टा एस की वैल्यू दी गई है, और कहा है किस टेम्परेचर पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। कमाल की बात यह है दोस्तों, स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा जी का साइन नेगेटिव होना चाहिए और डेल्टा एस का पॉजिटिव। एंट्रोपी बढ़नी चाहिए, फ्री एनर्जी कम होनी चाहिए, तभी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। इसी चैनल पर सेकंड लॉ मैंने समझाया हुआ है, इस वीडियो के साथ लिंक देता हूं। कल वाला वीडियो लाइव था तो उसके साथ अभी तक प्रोसेस ही हो रहा था, अब देखूंगा प्रोसेसिंग हो गई होगी तो लिंक लगा दूंगा, उसमें भी थर्मो के लिंक आज इसमें लगाऊंगा। तो डेल्टा जी और फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी का साइन क्या होना चाहिए बच्चे, नेगेटिव होना चाहिए। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है ना, और डेल्टा एच नेगेटिव है, प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, तो अपने आप स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। बट इस तरह के सवालों में डेल्टा एच दिया होता है पॉजिटिव, जैसे यहां दिया हुआ है देखो 35.5 किलो जूल पर मोल, और डेल्टा एस की भी कोई वैल्यू दी गई होगी ना। इस तरह के सवालों में टेम्परेचर बढ़ाना जरूरी है, क्यों, लॉजिकली सोचो भाई, डेल्टा जी आपको क्या चाहिए, नेगेटिव, है ना। अब नेगेटिव चाहने के लिए डेल्टा एच ये तो पॉजिटिव है, छोटा होना चाहिए टी डेल्टा एस से। अरे तभी तो टी डेल्टा एस से छोटा होगा। देखो डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, वैल्यू गायब हो गई, कोई बात नहीं, होता है भाई, पीपीटी बनवाना है, बड़ा टाइम लग जाता है उसमें भी, और बैक टू बैक मेरी क्लासेस होती हैं। आई कैन नॉट इवन क्रॉस चेक की सही है या गलत है, क्योंकि बैक टू बैक है, सीधा मेरे सामने आती है और मैं शुरू हो जाता हूं। तो कॉन्सेप्ट ये है डेल्टा एच टी डेल्टा एस से छोटा होना चाहिए। अरे भैया ये फैक्टर बड़ा होगा, ये छोटा होगा, तभी तो ओवरऑल नेगेटिव होगा, और डेल्टा जी अगर नेगेटिव हो गया तो स्पॉन्टेनियस होगा। रे अब बच्चों सबसे पहले तो ये देख लो, वो टेम्परेचर निकाल लो जहां पर ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि उससे टेम्परेचर ज्यादा करोगे तो ये फैक्टर बड़ा हो जाएगा। अब ये दोनों बराबर कब होंगे, जब डेल्टा जी जीरो, क्या उसे इक्विलिब्रियम कहते हो, थिंक अबाउट इट। तो जीरो इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, सो डेल्टा एच ओवर डेल्टा एस इज इक्वल टू टी। इस टेम्परेचर से अगर ज्यादा जाओगे तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, बस यही हमें सोचना था। इस सवाल में वैल्यू मिस रह गई, बट ये चीज ही सोचते हैं, तो ऐसे इस तरह को सवाल को करते हैं। एनसीईआरटी में भी गिवन है, अगर आप ये सवाल कर पाए तो चैंपियन हो, आप नहीं कर पाए तो लेक्चर पूरे देखना। एक और देखते हैं, तो आज एक तरह से डायग्नोस्टिक टेस्ट कर रहे हैं। थर्सडे वाले लेक्चर को थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, 45 मिनट से 50 मिनट्स, क्योंकि 10 बजे तो मेरा ऑलरेडी लाइव आना ही है। द करेक्ट थर्मोडायनामिक कंडीशन फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस एट ऑल टेम्परेचर। मैंने देखो सेकंड लॉ पे बड़े ही क्वेश्चन दे रहा हूं, बिकॉज नीट का भी प्रचलन है, या तो हेसेस लॉ पे देगा या सेकंड लॉ पे देगा। हेसेस लॉ जनरली आपको आता भी है।
द करेक्ट थर्मोडायनेमिक कंडीशन फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट ऑल टेम्परेचर इज, अभी समझाया था, डेल्टा एच एक्सोथर्मिक होना चाहिए तो नेगेटिव, और डेल्टा एस होना चाहिए बड़ा, एंट्रोपी बढ़नी चाहिए। एंट्रोपी रैंडमनेस बढ़ेगी तो स्पॉन्टेनिटी बढ़ेगी, बिखराव बढ़ेगा, स्पॉन्टेनिटी बढ़ेगी। सेकेंड लॉ देखना, एक बढ़िया एग्जांपल से समझाया। द हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन टू CO2 इज दिस। अब बच्चे हीट ऑफ कंबस्शन यानी एंथैल्पी की बात कर रहा है, 1 मोल के लिए होती है। द हीट रिलीज्ड अपॉन फॉर्मेशन ऑफ 35.2। एनसीईआरटी का डायरेक्ट सवाल नीट में दागा गया है। ये कुछ वो हिस्से हैं जहां एनसीईआरटी बेस नहीं, डायरेक्ट एनसीईआरटी का होता है। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, एंथैल्पी ऑफ फलाना, एंथैल्पी ऑफ ढीमकाना, सब 1 मोल के लिए होती है। स्टैंडर्ड तभी कहते हो, स्टैंडर्ड हमेशा 1 मोल के लिए है। मजा ये है। तो मेरे बच्चे फॉर 1 मोल ये है, अरे भैया फॉर 1 मोल -393.5 किलो जूल पर मोल है। तो 35.2 ग्राम के लिए कितनी होगी? 35.2 इंटू 44 इंटू 393.5, खत्म, सीधी बात है। अच्छा, हेसिस लॉ क्या होता है बताइए जरा। हेसिस लॉ दिमाग में आया? हेसिस लॉ क्या होता है बच्चों? रिएक्शन एक स्टेप में हो चाहे मल्टी स्टेप में हो, एनर्जी रिक्वायरमेंट उतनी ही रहेगी। यह हेसिस लॉ था बच्चों। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, एंथैल्पी, एंट्रोपी, डेल्टा जी, ये सभी के बारे में जानकारी होना जरूरी है। हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट, इन सभी के बारे में पता होना जरूरी है। जरा देखते हैं मेरे भाई, लेक्चर में दे भी रखा है मैंने भाई। बड़ा सिंपल सा शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। अपने आप को आपने इन 3 क्वेश्चन में देखा है, एंथैल्पी के हिसाब से समझा है, हीट क्या होती है, किस तरीके से हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, सराउंडिंग टू सिस्टम, सिस्टम वो पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। जैसे अभी मैं आपका सिस्टम और मेरे अलावा सब कुछ सराउंडिंग, तो फोकस करोगे मेरे पे तो जल्दी सीख पाओगे। तो आई होप जो मैं करवाना आपको चाहता हूं, जो मैं आपको बताना चाहता हूं नीट के पर्पस के लिए, वो बातें आपके लिए क्लियर होंगी। अब आपके दिमाग में होगा सर फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बुक कौन सी लें, आप क्या प्रेस्क्राइब करोगे? बेटा मैं सबसे पहले प्रेस्क्राइब करूंगा एनसीईआरटी। सारे चैप्टर एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन आपको मेरे साथ पढ़ने हैं। सेकंड में प्रिस्क्राइब करूंगा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, और इसके साथ मैं आपको दे दूंगा असाइनमेंट्स। बस स्टडी मटेरियल आपकी इच्छा है आप कहीं से भी ले लें, बट मैं जो आपको लिखवाऊंगा, जो समझाऊंगा, उससे आपका फायदा जरूर होगा। फिजिकल केमिस्ट्री फॉर नीट में इस तरह हम चलेंगे। थर्मो के ऊपर मैंने बस एक छोटा सा डायग्नोसिस दिया, तो जिन बच्चों को लगता है कि उन्हें बढ़िया आता है, हेसिस लॉ क्लियर है, हेसिस लॉ की एप्लीकेशन लिख के देखना, एंट्रोपी की डेरिवेशन देखना, वर्क डन आइसोथर्मल रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल पे देखना। एक बात तो आज तय हो गई, नीट में कोई तब्दीली, कोई बदलाव नहीं है, एक ही बार हो रहा है। अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल आई है उससे चेंज हो जाए तो अपनी गारंटी नहीं है गुरु। लेकिन एक चीज सोचना, कुछ भी बदलाव हो, कुछ भी हो, ये 4 चैप्टर जो फिजिकल केमिस्ट्री के पढ़ोगे ये तो रहेंगे और ये आगे भी फायदा करेंगे। थोड़ा कोशिश करो, कोई दिक्कत नहीं है। लिंक वाले जो चैप्टर्स आज दे रहा हूं उसको पढ़ो, स्टोइशियोमेट्री को भी देखो। थर्सडे को ये लेक्चर हो सकता है 8:30 भी आ जाए, जितना लंबा लेक्चर खींचेगा उस हिसाब से मैं इसको अपलोड करूंगा। प्रिडोमिनेटली 9 बजे तक आ जाएगा। मिलते हैं बच्चों आपसे, और प्लीज रूल्स ध्यान रखना, मुझे इस चैनल पे फालतू की वो बकवासबाजी नहीं। अगर सीरियस डॉक्टर हो, बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो,
तो भाई साहब किसी की जिंदगी, किसी की जान तुम्हारे हाथ में होगी। मेडिकल साइंस में आप चाहे एकेडमिक्स में जाओ पढ़ाने का, जैसे हम एकेडमिक्स में हैं, या आप क्लिनिकल साइंस में जाओ, दोनों में एक गंभीर समझदारी की जरूरत है। जिस तरह दवाई पेशेंट देख के दोगे, जैसे मैं पढ़ाता भी बच्चा देख के हूं कि कैसे वो करेगा, तो पूरे लगन, पूरी निष्ठा के साथ बैठना, रजिस्टर जरूर बनाना, सेम वही पैटर्न, क्लास वर्क कॉपी बनानी है, होमवर्क कॉपी बनानी है, जिस पर असाइनमेंट होगा वो होमवर्क कॉपी है, जो क्लास में पढ़ाऊंगा वो क्लास वर्क कॉपी है। ये 4 चैप्टर आप मेरे साथ पढ़ेंगे, जो क्रक्स है। इसके साथ जो ऑलरेडी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो लिंक आपको मिलते चले जाएंगे। नोट्स अपलोड करने के लिए मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने भी सजेस्ट किया है कि सर टेलीग्राम पे चले जाओ, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आज मुझे वक्त नहीं मिला बिकॉज ऑफ सो मेनी क्लासेस, मैं लिंक जनरेट करके वो डाल दूंगा। ठीक है बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट। फिजिकल केमिस्ट्री फॉर नीट में आपका स्वागत है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ताकि नोटिफिकेशन मिलते जाएं, ये बोलना होता है। चलो भैया, टेक केयर, मिलते हैं बच्चों थर्सडे को नीट के लिए, और रात को 10 बजे तो आज लाइव आ ही रहे हैं फॉर जेई एडवांस। ऑर्गेनिक वहां से करते चलो। टेक केयर।